अपने अनुभव शेयर करें। परम आदरणीय धन्यवाद संचालक महोदय। आज के इस कार्यक्रम को मंच को सुशोभित कर रहे परम आदरणीय उपनिदेशक कृषि महोदय, तहसीलदार महोदय, जिला कृषि अधिकारी बांदा महोदय, भूमि संरक्षण अधिकारी महोदय एवं विश्वविद्यालय से पधारे मेरे साथी डॉक्टर आनंद सिंह जी, डॉक्टर देव कुमार जी, डॉक्टर राकेश जी, डॉक्टर सौरभ जी एवं यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि विभाग के एवं अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण, किसान भाइयों एवं बहनों, जैसा कि संचालक महोदय ने बताया, कृषि विश्वविद्यालय से हूँ। मैं पशुपालन का प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, सहायक प्राध्यापक हूँ और जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो मेरे साथ बैठे हुए हैं, नामदेव जी, वो पशुपालन की योजना के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सर्वप्रथम जैसा कि अंकित जी बता रहे थे, कृषि की जो भी उन्होंने तकनीकियाँ बताई मिलेट्स पे और जो हमारा मोटा अनाज है, श्री जो अनाज है उसके बारे में जितनी सारी तकनीकियाँ बताई, उन सारी तकनीकियों में लास्ट में उन्होंने एक बात बोली कि अन्ना पशुओं से उनको बचाना है, तभी आगे हमारी उपज जितनी भी बातें हैं, तकनीकियां हैं, वो सारी उसी प्रकार से अप्लाई हम खेत में कर सकते हैं जब उन्हें हम बचा ले जाएंगे उनकी उपज तक, उनकी पैदावार तक। तो बड़ा आवश्यक चीज है इस क्षेत्र के लिए, इस बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए, कि उनको हम पशुओं से कैसे बचाएं। और पशुओं की जो व्यवस्था है, जो प्रबंधन है, वो आज को प्रबंधन के रूप में हमारे सामने है, इसलिए ये समस्या बढ़ गई है। नहीं तो जो भी क्षेत्र आप देखेंगे देश का या प्रदेश का, जहाँ पर पशुपालन की दशा अच्छी है, वहाँ कृषि की दशा भी अच्छी है। वो कोई भी प्रदेश आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, वहाँ पर पशुओं की दशा अच्छी है तो कृषि की दशा भी अच्छी है। आप अपने ही प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, पशुओं की दशा अच्छी है तो कृषि की दशा अच्छी है। कहीं ना कहीं ये एक सामंजस्य है कृषि और पशु का, जो हमने बिगाड़ा, हमने नहीं, हमारे पूर्वजों में कहीं ना कहीं इस चीज को बिगड़ते चला गया है। और ये जो आज हमारे सामने कुप्रथा के रूप में, दुर्दशा के रूप में सामने आया है कि अन्ना प्रथा, जिसको हमने नाम दे दिया, प्रथा नहीं है, ये कुप्रथा है। क्योंकि जो चीज हमारे लिए नुकसानदेह हो वो हमारी प्रथा नहीं हो सकती, वो एक कुप्रथा ही हो सकती है। यही जो अन्ना पशुओं की समस्या है। मैं समय कम है और ये कार्यक्रम होने हैं, बड़े सीमित चीज़ों में लास्ट में मौका मिला है, तो लास्ट की चीज़ बड़ी जरूरी होती है। तो पुरानी चीज़ें हो सकता है भूल जाएंगे, लेकिन लास्ट की चीज़ें जरूर याद रहेंगी। तो उन याद, तो इसलिए मैं बड़ी जरूरी चीज़ें बताऊंगा। तो जो भी पशु आपके पास हैं, किसान भाई, कोई भी पशु आपके पास है, उसका प्रबंधन बहुत जरूरी है। अगर हम प्रबंधन नहीं करेंगे, मैनेजमेंट नहीं करेंगे, बहुत बड़ा एक वर्ड है मैनेजमेंट, हर चीज़ में हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं, उसी की हिंदी प्रबंधन है। तो प्रबंधन जब तक नहीं करेंगे चीज़ों का, तब तक कोई भी विज्ञान हमारे लिए अप्लाई नहीं हो सकता, वो हम उसको अपने जीवन में नहीं ला सकते, क्योंकि हमने उसका प्रबंधन नहीं किया। 4 चीजों पर किसी भी पशु का प्रबंधन होता है, आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। 4 प्रबंधन अगर हमने कर लिए तो हमारे पशु हमेशा स्वस्थ रहेंगे। पहला है नस्ल का प्रबंधन, पहला नस्ल का प्रबंधन है। द्वितीय है, दूसरा है पोषण का प्रबंधन, तीसरा है आवास का प्रबंधन और चौथा है स्वास्थ्य का प्रबंधन, जो पशु हमने पाला है उसका स्वास्थ्य ठीक है। ये ही 4 प्रबंधन है। पूरा मैनेजमेंट इन्हीं प्रबंधन, इन्हीं खंभों, इन्हीं स्तंभों के इर्द गिर्द घूमता है। इसको हमने सुधार लिया तो समझिए हमारी पशुपालन की दशा बिल्कुल ठीक होगी। सबसे बड़ी समस्या अन्ना पशु जो आ रही है, वो प्रबंधन किसका है? जो नस्ल का प्रबंधन है, वही पहला प्रबंधन है, पहले नंबर पर भी है, इसलिए उतना ही जरूरी भी है कि अन्ना प्रथा, जो भी प्रथा है, उसका नस्ल का प्रबंधन हो, जो भी पशु हमारे पास है। और जब हमने उसका प्रबंधन नहीं किया, वो समस्या होगी, क्योंकि नस्ल का प्रबंधन सबसे पहले जरूरी थी और वही प्रबंधन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके पीछे भी वजह है, वो भी जानना जरूरी है। भाई आज हम आए, अपना समय यहाँ पर दे रहे हैं, तो हमारे ये कुछ जो हमारे प्रश्न है दिमाग में रहते हैं, उनको निदान भी आवश्यक है। जो पशु, जो गाय आज हमारे सामने देखते हो आप, बांदा बुंदेलखंड क्षेत्र में है, इसका नाम केन कथा नस्ल की गाय है। केन कथा एक केन नदी के नाम से इस क्षेत्र के यहाँ पर जो गाय पाली जाती है, ये केन कथा नस्ल की गाय है। और हमारे देश में ऐसे 45 नस्लें हैं,
पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक 45 नस्लें हैं। 45 नस्लों में एक नस्ल हमारी भी है, जिसको हम केनकथा नस्ल के नाम से जानते हैं। लेकिन ज्यादातर किसान बंधु नहीं जानते उस नस्ल को, सभी देसी गाय बोलते हैं कि देसी गाय जो है, देसी गाय सारी है जो भी हमारे देश में है वो सारी हमारी है, हमारी देसी गाय है। लेकिन इस नस्ल का नाम केनकथा नस्ल है। और ये जो गायों की कैटेगरी है उसमें तीसरे नंबर की जो कैटेगरी है भारवाहक नस्ल है, उसमें आती है। हमारी 3 कैटेगरी होती है, 45 जो नस्लें सभी इन 3 कैटेगरी में पड़ी होती है। सबसे पहली है दुधारू नस्ल, जो दूध देने वाली गाय है, दूध देने वाली किस्में हैं, वो दुधारू नस्लें कहते हैं। दूसरी है दुकाजी नस्लें, दुकाजी जिनमें दूध की भी क्षमता अच्छी है, जिनके बैल भी अच्छे होते हैं। और तीसरी कैटेगरी है भारवाहक नस्लें, जिनके केवल बैल अच्छे होते हैं, दूध की जिनमें ज्यादा संभावना नहीं होती। इस तरह से हमारी जो गाय है वो तीसरी कैटेगरी में आती है। और तीसरी कैटेगरी भारवाहक नस्लों की है। जब तक इस क्षेत्र में जानते हैं कि हमें बैलों की जरूरत थी, तब तक सब काम ठीक चल रहा था। लेकिन जब से मशीनीकरण हो गया कृषि में, बैलों की जरूरत खत्म हो गई, तो ये गाय रोड पर आ गई, आपके खेत से, आपके फार्म से, क्योंकि इनमें दूध की क्षमता नहीं थी। अब जब दूध रोड पर आ गई, तो जो हमें नस्ल का प्रबंधन करना था, कि हम नस्ल का प्रबंधन करते, सरकार की योजनाएं आती कि भाई कृत्रिम गर्भाधान इनका कराना है, अच्छी नस्ल के साथ से इसको गर्भित कराना है, वो चीजें अप्लाई नहीं हो पाई। जिसको हम कहते हैं कि कंट्रोल ब्रीडिंग नहीं। भाई बाहर आपकी गाय घूम रही है तो अनकंट्रोल है, हमारे भी कंट्रोल में नहीं है, किसी भी कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसकी जो ब्रीडिंग हुई वो अनकंट्रोल ब्रीडिंग हुई। और अनकंट्रोल ब्रीडिंग का ये आज दुष्परिणाम रहा कि जो गाय हमारी 1.5 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर दूध पे थी, वो आज 1 लीटर, 1 लीटर और आधा लीटर दूध पे आ गई। किस वजह से हुआ? इसकी वजह के पीछे यही रीजन है कि जो ब्रीडिंग हमें कंट्रोल माध्यम से करनी थी वो अनकंट्रोल हो गई। उसलिए सबसे बड़े जो मेरा आप लोगों से बार बार निवेदन रहता है, इस मंच के माध्यम से फिर कहूंगा कि हमारा पशु जो अगर हमारे फार्म पे है, हमारे घर पे है, हमारे खेत में है, तो हम समझ पाएंगे कि ये कब गर्म हुआ, कब हमें इसको कृत्रिम गर्भाधान कराना है, या नेचुरल भी आप करा सकते हैं अच्छे सांड से, अच्छी नस्ल के सांड से। तो हमारी जो अगली संतान है, अगली संतति है, अगली जनरेशन है इस गाय की, वो अच्छी होगी। लेकिन अगर हम ओपन इसको खोल देंगे, छोड़ देंगे, तो रोडों पे जाएगी, ये और सांड इसको कवर करेंगे और धीरे धीरे ये संतति खराब होती जाएगी। तो आज से 20 साल पहले अगर इसकी उत्पादक क्षमता 1.5 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर की थी, तो आज ये 1 लीटर से कम गिर गई, 1 लीटर से भी नीचे आ गई इसकी उत्पादन क्षमता। वही आज हमारे लिए समस्या का कारण बन गया है, क्योंकि भाई जब इस संसाधन रहित क्षेत्र में जब हमारे लिए, किसानों के लिए अपना जीविकोपार्जन के लिए साधन कम है, तो कहां से हम पशुओं का पालन करते हैं? बड़ी समस्या है। तो यही एक गंभीर समस्या आती है। जब हम फसलें प्रॉपर नहीं पूरे साल ले पाते, तो हम चारे का प्रबंधन भी नहीं कर पाएंगे, साल भर चारा भी नहीं, हरे चारे की व्यवस्था भी नहीं कर पाएंगे। तो ये इसलिए सबसे पहला अगर हम नस्ल का प्रबंधन करके चलते हैं, जिस सांड से, जिस नस्ल से हमें इसका क्रॉस कराना है, उसी का वीर्य यूज करते हैं, उसी का सीमेन हम यूज करते हैं, चाहे कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से करें या नेचुरल ब्रीडिंग में भी अच्छे सांड रखे गए हैं कई जगह विभाग द्वारा, उसका यूज करते हैं, तो हमारी जो अगली संतति है वो सुधरती जाएगी और उससे हम उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे जरूरी है कि जो हमारे पशु रोड पर हों, उनको आपस अपने घर पर, अपने फार्म पर बांधा जाए, रखा जाए। इसी तरह से दूसरा पोषण का प्रबंधन है। जो भी हमारी जनरेशन हमारे पास है, उसमें अगर हम कुछ भी सुधार कर सकते हैं, कुछ भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो पोषण के जरिए कर सकते हैं। जैसा कि मैडम ने भी बहुत सारी चीजें पोषण पर बताई कि जो भी फसलें हैं बहुत पोषक तत्व हैं, इनमें बड़ी पोषकता लिए हुए हैं सारी फसलें, तो ये हमारे पशुओं के लिए भी आवश्यक है। डॉक्टर निखिल जी ने बताया कि भाई चारे की व्यवस्था ज्वार और बाजरा से हो जाएगी, तो हमें कहीं ना कहीं पोषकता की भी बात करनी है। हम अपने पोषक तत्व के लिए बात कर रहे हैं, वे गाय से हम दूध ले रहे हैं और दूध को कंप्लीट फूड माना जाता है, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। दूध ऐसा फूड है जिसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, केवल आयरन को और विटामिन सी को छोड़ दें तो सारे पोषक तत्व दूध में होते हैं। तो अब जब हम कोई पोषक तत्व, इतना कीमती पोषक तत्व किसी पशु से ले रहे हैं, तो हमें उसके पोषण की भी व्यवस्था करनी है, उसका भी प्रबंधन करना है। तो उसका प्रबंधन किन आयामों पर होगा, वो भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है कि जो उस पशु की रिक्वायरमेंट है, जो उसके लिए आवश्यक है, वो पोषण हम उसको प्रदान करें, वो सारी चीजें हम उसको प्रदान करें। हम सिर्फ ऐसा नहीं कि बाजार गए और हमें कना की गोली सस्ती मिल गई तो कना की गोली ले आए, हमें खली की गोली सस्ती मिल गई तो हम खली की गोली ले आए।
और हम उसको पोषण देने लगे। ऐसा नहीं, जिस तरह से हम अपनी थाली में सारी चीजें लेते हैं, हमें डॉक्टर बताता है कि हमारे लिए सलाद भी जरूरी है, हरी सब्जी भी जरूरी है, दाल भी जरूरी है, रोटी भी जरूरी है, उसी तरह से पशुओं के लिए भी, कोई भी पशु आपके पास, गाय भैंस बकरी भेड़, यही जनरल इधर पाले जाते हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए भी उतना ही पोषक तत्व में सभी चीजों का समागम जरूरी है। तीसरा प्रबंधन जो मैं बता रहा था, आवास का प्रबंधन। बहुत सारी बीमारियां पशुओं में लगती हैं, लगभग 50-52 तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो पशुओं में लगती हैं। इसमें जानते हैं जो भी जीवाणु जनित रोग हैं, वो कई बार हमारे अगर आवास का प्रबंधन सही नहीं है, हमारा पशु कहीं गीले में बंधा हुआ है, उसने पेशाब कर दी, वहीं पर बैठा हुआ है, तो वहां से भी उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया बॉडी में चले जाते हैं और वो ऐसी गंभीर बीमारी बना लेते हैं जहां पर आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। आप बुलाएंगे भी विशेषज्ञ को, डॉक्टर को, ट्रीटमेंट होगा, और कई बार आपका कीमती पशु भी आपका ऐसा हो जाता है कि भाई हम समझ नहीं पाते, हम कहीं तो छोड़ा नहीं, कहीं गया नहीं, कैसे ये बीमारी आ गई। तो ये सिर्फ अगर हमारा जहाँ पशु बंधा है वहाँ पर भी गंदगी है, वहाँ पर भी हमने पेशाब उसकी साफ नहीं की है, उसका गोबर समय से नहीं उठाया है, तो वहाँ पर भी ये बीमारियाँ आ जाती हैं। जिसमें आपने थनैला बीमारी सुनी होगी, थन खराब हो जाता है, ये बीमारी ऐसे ही जीवाणु से आती है जो वहां पर गीले में अगर पशु बैठा है वहां से उसके थन में आ जाती है। वो थन धीरे धीरे आप देखोगे कि एक थन से कभी खराब हुआ, कभी 2 थन, कभी 3 थन, ऐसा आपने कई बार अपने पशुओं में देखा होगा। तो जितने अच्छे पशु हैं, अच्छी भैंसें हैं, अच्छी गाय हैं, उनमें ये समस्या ज्यादा होती है। हमारी देसी नस्ल की जो गाय है, जो आपने केंकथा नस्ल की गाय सुनी, वो तो चलो ससेप्टेबल है, कम से कम झेल लेती है इस बीमारी को। लेकिन अगर हम कोई महंगा पशु ला रहे हैं, महंगी गाय, महंगे भैंस ला रहे हैं, उसमें ये जीवाणु जो जनित रोग है थनैला, ज्यादा इसकी संभावना रहती है। इसके लिए अब चौथा प्रबंधन स्वास्थ्य का प्रबंधन है। तो स्वास्थ्य का प्रबंधन सबसे जरूरी है। जो पशु हमने पाला है उसका स्वास्थ्य भी वैसा ही है जैसा हम अपना स्वास्थ्य चाहते हैं। पशुपालन विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी चीजें बताएंगे, उसमें किस तरह से उसका टीकाकरण होता है, किस तरह से हम डिवॉर्मिंग की टेबलेट देते हैं, कृमिनाशक टेबलेट देते हैं। ये सारी भी जरूरी चीजें हैं जिनको हमें अपने विषय में, अपने पशुपालन में जरूर अप्लाई करना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।